देखो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज़ करके इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसे सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम लोग दोनों तरीके से एक बार देख लेंगे इसे। अ डीलर परचेज इतना वीसीआर, इतने वीसीआर और एक वीसीआर का कॉस्ट इतना, ठीक है। तो वी कैन से वन कॉस्ट ऑफ वन VCR is equal to rupees 24,350. Okay, then the cost of 139 VCRs is equal to कितना, एक का दाम इतना, तो इतना का कितना, रुपीज़ 24,350 इंटू 139. ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो इतने VCR का कॉस्ट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है इसी को बनाने का, बस हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो अगर सेम बिल्कुल यहाँ तक लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन VCR इज इक्वल टू रुपीज़ 24,350. ओके, देन द कॉस्ट ऑफ 139 VCRs इज इक्वल टू 24,350 इंटू 139. ओके, अब देखो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बनाएंगे, 24,350 इंटू ये 149 किसके नज़दीक है, 140 के, तो 140 माइनस अगर 1 करे तो 139 के लिए 140 माइनस 1 करेंगे तो 139 आ सकता है ना, इसके लिए ये लिख सकते हैं। अब तो आगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो चलो अब इससे भी मल्टीप्लाई और इससे इसका भी मल्टीप्लाई, तो 24,350 इंटू 140 माइनस 24,350 इंटू 1। देखो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन माइनस, और फिर इससे इसका मल्टीप्लाई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को देखो क्या मिला, इससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिला और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को सेम मिल जाएगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नंबर इससे, तो वी विल गेट रुपीज़ 3384,650। तो देखो सेम का सेम आंसर क्या हो गया, आ गया हम लोग को, है ना। ओके, तो आप इस मेथड से भी बना सकते हो या तो इस मेथड से भी। ओके, नाउ कम टू द 11 नंबर। A housing society constructed 197 houses. If the cost of construction for each house is for 4,50,000, okay, तो what is the total cost of all the houses? मतलब एक हाउस को बनाने में इतना खर्च आया, तो टोटल 197 हाउसेस बने, कंस्ट्रक्ट हुए, तो बताओ उससे टोटल कितने खर्च आए। तो हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से बना सकते हैं। आप जो मेथड फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, तो आपको जो मेथड सही लगता है आप उस मेथड से बनाओ, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट of construction for one house is equal to rupees 4,50,000. Okay, and how many houses are there? Then we will write cost of construction for 197 houses is equal to rupees 4,50,000 into 197. Okay, we will get this amount. Okay, is that clear? Not the last one. See, sorry, not last, this is the 12th one. 50 chairs and 30 blackboards were purchased for a school. किसी स्कूल में 50 चेयर्स खरीदा गया और 30 ब्लैकबोर्ड्स खरीदा गया, ठीक है। इफ़ ईच चेयर कॉस्ट 1,065 रुपीज़, अगर हर एक चेयर का दाम 1,065 रुपीज़ है, एंड ईच ब्लैकबोर्ड को कॉस्ट 1,645, और हर एक ब्लैकबोर्ड का दाम इतना है, ठीक है। तो बताओ टोटल कितने रुपीज़ का बिल बना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। ओके, तो व्हाट वी विल डू, देखो कि एक चेयर का दाम इतना और टोटल 50 खरीदा गया है ना, तो हाउ वी विल राइट, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू रुपीज 1,065. डन, एंड हाउ मेनी चेयर्स वर परचेस्ड, 50,
तो कॉस्ट ऑफ 50 चेयर्स इज इक्वल टू 1065 इंटू 50, तो वी विल गेट, तुम लोग को मिलेगा 53,250। ये 50 चेयर्स का कॉस्ट है, ठीक है। और क्या खरीदा गया? ब्लैक बोर्ड्स खरीदे गए। एक ब्लैक बोर्ड का रेट इतना, तो 30 ब्लैक बोर्ड्स का कितना, ठीक है। तो वी विल फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 ब्लैक बोर्ड इज इक्वल टू रुपीज 61,645। और टोटल कितने ब्लैक बोर्ड्स खरीदे गए? तो कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स इज इक्वल टू 1645 इंटू 30, देन वी विल गेट 49,350। ओके, अब देखो बिल कितने का बना, तो चेयर का रेट इतना हो गया टोटल अमाउंट, एंड ब्लैक बोर्ड का रेट इतना हो गया, तो दोनों ऐड कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इज इक्वल टू रुपीज 53,250 प्लस rupees 49,350. We will add this, okay? Then the amount will be 1,02,600. Okay? ये हो गया टोटल बिल का अमाउंट। See question number 13. Okay? See what the question 13 is saying. There are 6 sections of class 6 in a school. क्लास 6 के 6 सेक्शंस थे, होते हैं ना क्लास, जैसे 6A, 6B, ठीक है, 6C, 6D, 6E एंड 6F, मतलब 6 सेक्शंस थे। ओके, एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, मतलब 6 स्टूडेंट थे तो हर में 45 बच्चे थे। ओके, हर में 45 बच्चे थे। ओके, now if the monthly charge from each student be 1650, अगर हर बच्चे से each student, what is written here, each student, अगर हर बच्चे से 1650 रुपये 1650 रुपीज़ लिया जाता है, तो फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन ऑफ फ्रॉम क्लास 6। तो क्लास 6 से मंथली कलेक्शन क्या होगा, सिर्फ क्लास 6 से। देखो, कहने का सेंस है कि क्लास 6 के 6 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 6। ओके, ABCDEF तक होगा, ठीक है। और हर सेक्शन में 45 बच्चे हैं, और हर एक बच्चा 1650 रुपीज़ पे करता है। एक बच्चे का इतना पे करना है, ठीक है। तो बताओ टोटल कलेक्शन कितने होते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो 45, पहली बात 6 सेक्शन, तो 6 इंटू 45, 6 इंटू 45 करेंगे तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे, और एक बच्चा इतना पे करता है तो इतने जो बच्चे होंगे वो कितना पे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे इसे। वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन क्लास 6 में कितने हैं? 6, ठीक है। Total number of section in class 6 is 6. Okay, and number of students in one class, एक क्लास में 45 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन क्लास इज 45। तो पता 6 क्लासेस हो गए ना, 6 सेक्शन है, इट मीन्स 6 क्लासेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हुए। तो नाउ टेल मी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 क्लास इज 45, तो 6 क्लासेस में कितने होंगे? 6 क्लासेस। ओके, 6 क्लासेस मतलब क्लास 6 नहीं, ये 6 क्लासेस, 6 क्लासेस हो गए, 6 सेक्शंस थे, तो 45 इंटू 6। ओके, वी विल गेट, तो हम लोग को मिलेगा 270। नाउ 270 जो ये
मतलब 6 क्लास में इतने बच्चे हो गए, ठीक है, 6 क्लास में कितने बच्चे हो गए, 270 बच्चे हो गए, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है इफ़ द मंथली चार्ज फ्रॉम ईच स्टूडेंट इज 1650, मतलब हर बच्चे से, एक बच्चे से इतना लिया जाता, तो इतने बच्चे हो गए टोटल, तो इतने बच्चों से कितना लिया जाएगा, ओके, ये पूछा गया था। तो अब हम लोग लिखेंगे, वी विल राइट मंथली कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट, ओके, एक बच्चे से कितना लिया जाता है, इज इक्वल टू ₹1650। तो टोटल कितने बच्चे, इतने बच्चे, तो टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम 270 स्टूडेंट्स, या लिख सकते फ्रॉम क्लास 6, ओके, इज इक्वल टू एक बच्चे से इतना, तो इतने बच्चों से कितना, और इतने बच्चे टोटल किसमें थे, क्लास 6 में, ओके। तो वी कैन राइट 1650 इंटू 270, ओके। नाउ वी विल गेट इतना रुपीज़, ठीक है। तो मंथली कलेक्शन उसका क्या होगा, इतना रुपीज़ होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, 2 होल नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। तो व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आप क्या रिजल्ट पे आते हो, ठीक है, ये कहा गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर है ना, तो 2 होल नंबर मतलब 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 तो नहीं आ रहा है, तो कौन से 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इट मीन्स कोई जिससे, जैसे मान लो एक 2 है और जिससे आप दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, 1 2 में से एक कोई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ना आंसर 0 आएगा। मतलब किसी होल नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वही कहने का सेंस है कि इससे आपको क्या मिलता है, रिजल्ट क्या मिलता है। तो हमें रिजल्ट ये मिलता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर शुड बी 0, ठीक है। 2 जो होल नंबर है, ठीक है ना, उसमें से जो 2 प्रोडक्ट जिसका निकाल रहे हैं, जैसे एक ये और एक ये, तो उसमें से एक क्या होना चाहिए, कम से कम 0 होना चाहिए, ओके। जैसे 9 इंटू 0, 19 इंटू 0 वी विल गेट व्हाट, 0। 200 इंटू 0 तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0, ओके। तो कहने का सेंस वही है कि कैसे हो सकता है। तो इट मीन्स क्या कि जिससे आप मल्टीप्लाई करो उसमें से 2 में से कोई एक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो वी कैन राइट एटलीस्ट वन ऑफ द गिवन नंबर्स इज 0, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए 0। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 0, तो व्हाट वी विल गेट 0, ठीक है। और भी ले सकते हैं 1000 इंटू 0, व्हाट वी विल गेट 0। प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, ये एक होल नंबर, एक ये होल नंबर, 0 कब आएगा, तो एक कम से कम जो 2 होल नंबर था उसमें से एक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। नाउ कम टू द 15 वन, सी फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन डैश नंबर। तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन डैश नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 ऑड नंबर, 1 + 3 2 ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर और ये भी क्या एक ऑड नंबर, इन दोनों को ऐड करो क्या निकलता है, 4। और 4 कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है, कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। कोई भी 2 नंबर लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर लेते हैं, 19 लेते हैं प्लस 21 लेते हैं, चलो 19 + 21 क्या मिलेगा हम लोग को, 40। ये एक ऑड नंबर, ये भी क्या ऑड नंबर, तो और आंसर क्या मिल रहा है, इवन, ठीक है। तो सी द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन, 2 ऑड नंबर हमेशा क्या होता है, इवन नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं इवन नंबर, क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर। नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन डैश नंबर, 2 ऑड नंबर का इस बार क्या करना है मेरे को, प्रोडक्ट। चलो तो मान लो अगर 1 एक ऑड नंबर है, दूसरा 3 है, हाँ, तो ये दोनों ऑड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, 3 मिला। अच्छा कोई और ले लेते हैं, 7 इंटू 2 ऑड ही नंबर होना चाहिए, 7 इंटू 3, 7 एक ऑड नंबर, 3 भी एक ऑड नंबर, तो 7 इंटू 3 क्या होगा, 21,
21 भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड ही होगा, ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन सी, व्हाट इज रिटन, ए इज, दिस इज व्हाट नॉट इक्वल टू, ऐसे जब भी हो इक्वल करके कट किया हो तो नॉट इक्वल टू इसको पढ़ते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है, एंड a इंटू ए इज इक्वल टू ए, मतलब कोई भी यहाँ पे जो नंबर है उससे अगर उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर रिपीट होगा। तो बताओ वो a कौन सा नंबर है, मतलब a कौन सा, a के जगह पे क्या नंबर है जिससे अगर उसी को मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर सेम आएगा। जैसे देखो मान लो यहाँ पे 2 रखते, सपोज 2 रखा, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो जरा देखो 2a माना, लेकिन यहाँ भी सेम आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता, 2 होगा नहीं। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जैसे 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, है ना। तो a की जगह अगर हम 1 लिखते हैं, इस a की जगह भी 1 लिखते हैं, तो a इंटू ए इज इक्वल टू वट, सॉरी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू वट 1। तो देखो ये भी a 1 आया, यहाँ भी a तो 1 आया, यहाँ भी a तो क्या है 1 आया, सेम आना चाहिए। तो a क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 1, ओके।